त्रिभुजन भी कह सकते हैं इसको अगर हम चाहें। अब ट्रायंगुलेशन का अर्थ क्या होता है ये समझिए, कि जब भी कोई जीपीएस उपग्रह या मान लीजिए कोई भी दूसरा नौवहन का उपग्रह हो, तो वो केवल एक ही उपग्रह के माध्यम से आपको ये जो सेवाएं हैं ये प्रदान नहीं करता। नौवहन सेवाएं केवल एक उपग्रह के माध्यम से नहीं प्रदान करता, बल्कि 3 उपग्रहों का उपयोग एक साथ किया जाता है। और इसलिए 3 उपग्रहों का उपयोग एक साथ किया जाता है ताकि आपको और बेहतर सटीकता प्रदान कर सके। यानी जो भी नौवहन की सुविधाएँ आपको प्रदान की जा रही हैं, जो भी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, उनकी सटीकता और बेहतर हो पाए, इसके लिए एक के जगह पर हम देखते हैं कि 3 उपग्रहों का उपयोग एक साथ किया जाता है। तो जैसे एक उपग्रह से मान लीजिए कि ये क्षेत्र प्राप्त हुआ, दूसरे उपग्रह से हमें ये क्षेत्र प्राप्त हो गया और तीसरे उपग्रह से ये क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर इसके बीच का जो यह क्षेत्र है, इसके लिए आपको एक बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी। तो इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो ट्रायंगल क्योंकि 3 उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है इसीलिए ट्रायंगुलेशन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि कैसे ये जो है उपग्रह इतने सारे उपग्रह हैं और इन उपग्रहों की संख्या भी बदलते रहती है। जैसे कभी जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 32 उपग्रह हैं, कभी ये बढ़कर 34 भी हो जाते हैं, कभी 30 भी हो जाते हैं। तो ये जो संख्या है ये हमेशा घटती-बढ़ती रहती है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमने 34 की देखी है। अभी जो अ, अंतिम जो मैंने चेक किया था तो 32 उपग्रह अभी दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 30 से 34 के बीच उपग्रह होते हैं जो कि एक बार में कार्य कर रहे होते हैं और पूरे पृथ्वी को 6 अलग-अलग भागों में बाँटकर उन सारे भागों के लिए कुछ विशिष्ट उपग्रह होते हैं जो कि कार्यरत होते हैं एक बार में। तो ऐसे हम कार्य होते हुए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गई मध्य भू कक्षा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। अब इसके बाद है उच्च भू कक्षा। उच्च भू कक्षा में 2 प्रकार की कक्षाएँ हमें देखने को मिल रही हैं। एक है तुल्यकालिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा और दूसरी है भू-स्थिर पृथ्वी कक्षा। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इसको जीएसओ भी हम लोग लिखते हैं और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लोग जीईओ भी लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये 2 प्रकार की कक्षाएँ हैं। अब जिस प्रकार से हमने बात की थी निम्न भू कक्षा की, उसी प्रकार से उच्च भू कक्षा के बारे में भी यदि हम एक बार बात कर लें, तो सबसे पहले इसकी ऊँचाई। इसकी ऊँचाई कितनी है? 35,786 किलोमीटर की ऊँचाई पर है ना? 35,786 किलोमीटर की ऊँचाई पर है। अब यहाँ पर अगर हम इसके प्रकार की बात करें, तो किस प्रकार की कक्षा ये होती है? तो ये भूमध्य रेखीय कक्षा होती है। भूमध्य रेखीय कक्षा होती है। अनुप्रयोग क्या है सबसे प्रमुख? सबसे प्रमुख अनुप्रयोग इनका क्या है? संचार। इसकी परिक्रमा अवधि कितनी होगी? हमने इसके बारे में चर्चा की थी, 24 घंटों की होगी, है ना? 24 घंटों की होगी। फिर इनका जीवन काल कितने का होगा? इनका जीवन काल हम देखते हैं कि 15 से 20 वर्षों का हो सकता है। तो वहां पर निम्न भू कक्षा में हमने बात की थी कि 2 से 5 वर्षों का उनका जीवन काल होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो जीवन काल है ये 15 से 20 वर्षों का होता है। तो ये भी आप इनके साथ जो हमें एक लाभ प्राप्त होता है, ये भी आप समझिए कि संचार के लिए यदि मान लीजिए कि यहाँ की जगह पर यदि हम निम्न भू कक्षा का उपयोग करें, तो पहले तो एक की जगह पे 10 सैटेलाइट आपको उपयोग करना पड़ेगा और वो भी जो 10 सैटेलाइट हैं वो 3-4 साल के लिए काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए 3 साल के लिए भी काम करते हैं और यहाँ पर 15 साल के लिए काम करता है,
तो एक तो 10 सैटेलाइट 3 साल के लिए, यानी 10 गुने 5 यानी 50 सैटेलाइट का काम आपको 15 साल में। और यहाँ पर जो 50 सैटेलाइट मिल करके काम करते निम्न भू कक्षा में, वो 1 सैटेलाइट कर सकता है उच्च भू कक्षा में। तो इसीलिए समझिए कि क्यों हम चाहते हैं कि हमेशा उच्च भू कक्षा में ही इस प्रकार के जो संचार उपग्रह हैं उनको क्यों हम हमेशा यहीं पर स्थापित करते हैं। ठीक है? तो ये हो गए। तो ये ऊंचाई, प्रकार, अनुप्रयोग, परिक्रमा अवधि, जीवन काल, इसके बाद प्रक्षेपक। प्रक्षेपक कौन सा यहां पर होगा? प्रक्षेपक होगा जीएसएलवी। और जीएसएलवी इसलिए क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि भारी उपग्रहों का प्रक्षेपण यहां पर किया जाता है। भारी उपग्रह यानी जो कि सामान्यतः 1500 केजी से अधिक के होंगे। ठीक है, 1500 केजी से अधिक के जो अधिक जिनका भार होगा उनको हम लोग भारी उपग्रह कहेंगे। और उसके लिए प्रक्षेपक जीएसएलवी हो जाता है, क्योंकि पीएसएलवी को हम भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए नहीं उपयोग कर सकते। तो वैसे में हमने देखा है कि इसमें यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो है ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक है भूस्थिर पृथ्वी कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा। तो इन दोनों के बीच के भी अंतर को समझिए। तो यहाँ पर भी भूस्थिर पृथ्वी कक्षा को हम भूतुल्यकालिक कक्षा का एक विशिष्ट रूप मानते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग एक विशिष्ट रूप मानते हैं। तो आखिर ये विशिष्ट रूप हम लोग किस प्रकार से मानते हैं, ये समझिए कि आखिर ये कैसे विशेष बन जाता है। तो एक तरफ मान लिया कि है भूतुल्यकालिक कक्षा और दूसरी ओर है भूस्थिर पृथ्वी कक्षा। तो याद कीजिए 3 कारकों के बारे में हमने बात की थी। किसी भी कक्षा का निर्धारण करने के लिए 3 कारक होते हैं। कौन से हैं 3 कारण? 3 कारक, पहला कारक था ऊंचाई, है ना? पहला कारक है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दोनों की बराबर है 35,786 किलोमीटर। तो यहां पर कोई अंतर नहीं है, दोनों 35,786 किलोमीटर है। दूसरा क्या था? उत्केंद्रता यानी आकृति। आकृति, तो आकृति में अगर देखें तो यहां पर जो भूतुल्य काली कक्षा है इसकी आकृति जो है ये दीर्घवृत्त होती है। दीर्घवृत्त होती है और ये गोलाकार। तो यहां पर एक अंतर आ गया, है ना? कि दीर्घवृत्त तो बहुत तरह के दीर्घवृत्त हो सकते हैं, है ना? दीर्घवृत्त तो बहुत मतलब गोल दीर्घवृत्त भी हो सकते हैं, बिल्कुल लंबे दीर्घवृत्त भी हो सकते हैं। लेकिन गोल तो आकार एक ही होगा, है ना? ये आकृति में किसी बदलाव तो नहीं आएगा इसका। तो ये दूसरा कारक था। और तीसरा कारक था झुकाव। तीसरा कारक था झुकाव। तो झुकाव के लिए इतना याद रखेंगे, यहां पर 0 डिग्री का कोण बनाता हुआ झुकाव इसका होता है। तो इसका 0 डिग्री कोण बनता है, यानी कि झुकाव है ही नहीं। और यहां पर एक छोटा झुकाव संभव। छोटा झुकाव संभव होता है। तो ये तीसरी बात हो गई। तो इसीलिए इस प्रकार से याद रखेंगे ये कैसे हम कह रहे हैं कि क्यों भूस्थिर पृथ्वी कक्षा एक विशिष्ट रूप हो जाता है। क्योंकि ऊंचाई भी हमने निर्धारित कर दिया, हमने आकृति भी निर्धारित कर दी, हमने झुकाव भी निर्धारित कर दिया। तो वैसे में क्या होता है कि ये ऐसा एकमात्र
ऐसी कक्षा ये हो जाती है। और यहाँ पर कई कक्षाएं संभव हैं। तो यहाँ पर कई कक्षाएं संभव है, जबकि यहाँ पर केवल एकमात्र कक्षा संभव है, क्योंकि जितने भी कारक थे वो तीनों कारक तो निर्धारित हैं, तीनों कारक बदल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर एक तरफ कई सारी कक्षाएं संभव हो गई और दूसरी तरफ केवल एक ही कक्षा संभव है। ठीक है, एक तरफ तो ये बात हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये हो गया उच्च भू कक्षा। तो ये तीन प्रमुख प्रकार हो गए कक्षाओं के। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो भूस्थिर पृथ्वी कक्षा है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर स्थित है ना? वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर स्थित है। और जहां तक बात है भूतुल्य काली कक्षा की, तो उसमें हमें एक छोटा सा झुकाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हम बात जब करते हैं नौवहन की, तो हमने जीपीएस की बात की और हमने यह समझा कि जीपीएस आधारित जो नौवहन है वो मध्य भू कक्षा में होता है। परंतु जब हम भारत के नौवहन प्रणालियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो प्रणालियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है। और इन दो प्रणालियों में हम उच्च भू कक्षा का भी उपयोग करते हैं और मध्य भू कक्षा का भी उपयोग करते हैं। तो एक प्रणाली है जो गगन प्रणाली है और दूसरी प्रणाली है जिसका नाम है नाविक। तो गगन क्या है और नाविक क्या है और इन दोनों का उपयोग क्या है, कैसे इसका उपयोग करते हैं, इस बात को समझा जाए। तो यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं इन दोनों की जहां पर जब हम चर्चा करते हैं तो समझिए कि कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है। तो गगन जो है, गगन प्रणाली जो है, इसका नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए इसका विकास भारत में किया गया है। और इसके माध्यम से हमें अलग-अलग प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है कि इसके अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोग हैं। केवल और केवल नागरिक उड्डयन के लिए ही नहीं, केवल और केवल विमानों के लिए ही नहीं, बल्कि अलग-अलग प्रकारों से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो जैसा जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवहन के लिए समुद्री राजमार्ग, रेलवे सर्वेक्षण, भूगणित, सुरक्षा एजेंसियां, दूरसंचार उद्योग, लोकेशन अवस्थिति, इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गगन जो है, गगन अंग्रेजी से इस तरह से लिया गया है, GAGAN। तो ये है, जी से है जीपीएस, तो जीपीएस ऐसे लिखते हैं इसको, जीपीएस एडेड, जियो ऑगमेंटेड, नेविगेशन। तो इसीलिए हो जाता है ये गगन। तो GAGAN, तो इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। तो जीपीएस आधारित भू संवर्धित नौ संचार, तो इस प्रकार से इसको लिखा गया है। अब ये जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो, इन दोनों ने मिल करके इसका विकास किया है भारत में। तो इसका उपयोग हमें करना है नागरिक उड्डयन के लिए, परंतु इसके साथ ही साथ इसका उपयोग बाकी अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। तो नागरिक उड्डयन में इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इनके माध्यम से हमारी कोशिश है कि कुल जो विमान पथ है, विमान का जो उड़ान पथ है, उड़ान पथ को कम करना। तो अब जैसे ही ये उड़ान पथ को जब हम कम करेंगे, तो इससे समय की बचत होगी, है ना? समय की बचत होगी। समय की बचत होने के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। तो समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, इसके साथ ही साथ कम लागत में कार्य हो पाएगा और ईंधन की खपत कम होने के कारण लागत तो कम हुआ,
लेकिन लागत के कम होने के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इससे हमें पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे। पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे। तो ये दोनों लाभ हमें यहाँ से प्राप्त होता नज़र आएगा। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि कैसे इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। इससे लागत हम कम कर पाएँगे और साथ ही साथ हम इसके पर्यावरणीय उपयोग भी देख पाएँगे। ठीक है? तो ये दोनों बातें हो गई। तो ये गगन है। गगन के अलावा दूसरा है नाविक, जिसको आईआरएनएसएस भी कहते हैं। अब ये जो आईआरएनएसएस है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कुल मिलाकर 7 उपग्रह हैं, ठीक है? जिसमें से 3 उपग्रह हैं जो कि भू भूस्थिर पृथ्वी कक्षा में है और 4 है जो कि भूतुल्यकाली कक्षा में है। इस प्रकार से है, तो ये देखिए, तो जीएसओ या जीई माफ़ कीजिए, ये जीईओ हो गया। तो पहला जीईओ, ये दूसरा जीईओ और ये तीसरा जीईओ। और यहाँ पर पहला जीएसओ, ये दूसरा जीएसओ, ये तीसरा जीएसओ और ये चौथा जीएसओ। तो इस प्रकार से 7 अलग-अलग उपग्रह एक साथ यहाँ पर कार्य आपको करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर भी जो त्रिभुजन यानी ट्रायंगुलेशन की जो हमने बात की, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ये तीनों उपग्रह जो हैं, ये तीनों एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये तीनों उपग्रह जो हैं, वो तीनों एक साथ कार्य कर सकते हैं। फिर ये तीनों उपग्रह एक साथ कार्य करेंगे और ये तीनों उपग्रह फिर एक साथ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुजन जो हमने वहाँ पर जीपीएस में पढ़ा, वो यहाँ आईआरएनएसएस में भी कार्य करता है। और ये जो आईआरएनएसएस है, इसका उपयोग है ही यही। इसका उपयोग हम कहाँ पे करने वाले हैं? इसका उपयोग हम करने वाले हैं बिल्कुल जीपीएस की तरह। तो जिस प्रकार से जीपीएस एक वैश्विक रूप से कार्य करता है, उसी प्रकार से आईआरएनएसएस भारत के लिए कार्य करेगा। तो भारत के लिए इसे विशेषकर इसे विकसित किया गया है और हम इसका उपयोग करना चाहते हैं जीपीएस की जगह पर। तो हमने देखा है कि जीपीएस की जगह पे इसका उपयोग कई जगह पे हमने करना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे बाकी जगहों पर जहाँ पर भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जीपीएस के स्थान पर आईआरएनएसएस का उपयोग किया जाए। तो ये भारत और इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र का के जितने भी उपयोगकर्ताएँ करता है, उनके लिए ये कार्य सेवाएँ जो हैं, ये प्रदान कर सकता है। 2 प्रकार की सेवाएँ यहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं। पहला जिसे मानक अवस्थिति सेवा यानी स्टैंडर्ड पोज़ीशनिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरा है जिसको प्रतिबंधित सेवा यानी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की सेवाएँ हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। तो जो मानक अवस्थिति सेवाएँ हैं, ये सामान्य सेवाएँ हैं, ठीक है? ये सामान्य सेवाएँ हैं, जो कि किसी भी नागरिक को बहुत आसानी से प्राप्त होंगी और प्रतिबंधित सेवाएँ वैसी सेवाएँ हैं, जो कि केवल जो प्राधिकृत प्रयोक्ता है, केवल उन्हीं को ये प्राप्त होगा, ठीक है? तो ये केवल उन्हीं के लिए जिनको किसी स्थान पर जाने की अनुमति है, तो जो भी भारत के संवेदनशील स्थान होंगे, जहाँ पर हमारे मान लीजिए जहाँ पर हमारी मिसाइलें रखी हुई हैं या जहाँ हमारे सैटेलाइट वगैरह रखे हुए हैं या जो भी संवेदनशील इलाके हैं, उन सब को हम प्रतिबंधित सेवाओं के अंतर्गत रखेंगे और बाकी जितने भी स्थान हैं, वो सारे जो मानक सेवाएँ हैं, उनके भीतर उन्हें रखा जाएगा। जो प्राथमिक सेवा क्षेत्र है, ये 10 मीटर से कम है, यानी इसकी जो सटीकता है, ये 10 मीटर तक की सटीकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक बिंदु को इसने आपको दर्शाया, तो ये 10 मीटर तक वह बिंदु हो सकता है। तो पहले 20 मीटर था, अब हमने देखा है कि 20 मीटर से घटकर ये 10 मीटर हो गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आईआरएनएसएस इसको कहा गया है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसीलिए आईआरएनएसएस, तो ये भारत में जीपीएस के का जितना भी कार्य था,
भारत में, वो इसके आधार पर हम कर पाएंगे। एक ये आप प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है बिल्कुल। जल्दी से अपने उत्तर को अंकित कर दीजिए। हम्म तो 40% लोगों ने ए अंकित किया है, 36% बी, 20% सी और 3% डी। भारत क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी आईआरएनएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आईआरएनएसएस को तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं। ये बात तो सही है। तो जियो स्टेशनरी में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली में 4 उपग्रह हैं। तो ये दोनों बातें तो सही हैं। तो 2 और 3 कैसे सही हो सकता है? ये ए और बी में मैं कंफ्यूजन फिर भी समझता हूं, लेकिन सी को नहीं अंकित करना था, आपको सी से बचना था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? आईआरएनएसएस की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक की है। 5500 वर्ग किलोमीटर, ये तो गलत हो गया। हमने क्या पढ़ा? 1500 किलोमीटर। हमने पढ़ा 1500 किलोमीटर, तो इसीलिए 5500 वर्ग किलोमीटर तो गलत हो गया। तीसरा कथन क्या है? 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। 2019 पार हो चुका है, हमारे पास वैश्विक व्याप्ति तो हमारा तो उद्देश्य वैश्विक व्याप्ति तो है ही नहीं। ये क्या है? ये भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली है। यानी ये केवल भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों के लिए है, और इसीलिए इसमें केवल 7 उपग्रह हैं। नहीं तो जहां पर वैश्विक प्रणाली चाहिए, जैसे जीपीएस है, वहां पर तो हमें 32 उपग्रह लग जा रहे हैं। तो केवल 7 उपग्रहों के साथ पूरे वैश्विक व्याप्ति तो हमारे लिए संभव ही नहीं है, और ना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य भी वो नहीं है। तो ये कैसे आपने मार्क किया? इसको तो बिल्कुल अंकित नहीं करना था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ए। तो जहां तक संचार की बात है, तो हम देखते हैं कि संचार के अलग अलग जो अनुप्रयोग हैं, इन सब के लिए हम संचार उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। तो दूर संचार है, टेलीमेडिसिन है, टेली शिक्षा है, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, इन सब के लिए हम संचार उपग्रहों का उपयोग करते हैं। और ये चाहे वो एक तरफा संचार हो, यानी या दो तरफा संचार हो, इन सब के लिए हम संचार उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे अनुप्रयोग हैं जो हमें इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद एक अंतिम, यहाँ पर हम समाप्त कर लेंगे, एक अंतिम एक और कक्षा है जिसको हम भू स्थानांतरण कक्षा कहते हैं, यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इसको कहा जाता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इसको कहते हैं। तो ये एक ऐसी कक्षा है जो किसी भी उपग्रह को निम्न भू कक्षा से उच्च भू कक्षा तक जाने में मदद करती है। ठीक है, निम्न भू कक्षा में उच्च भू कक्षा तक जाने में मदद करती है, उसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो इस कक्षा के माध्यम से
तो किसी भी उपग्रह को निम्न भूकक्षा से उच्च भूकक्षा तक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसका उपयोग हम करते ही क्यों हैं? देखिए, एकदम बिल्कुल साधारण सी बिल्कुल एक बेसिक बात मैं आपको मूलभूत बात में अगर मैं बताऊँ, तो कोई भी प्रक्षेपक जिसका भी हम उपयोग कर रहे हो, आगे हम पढ़ेंगे कल प्रक्षेपकों के बारे में, तो कोई भी पक्ष प्रक्षेपक आज के दिन में पूरे विश्व में ऐसा कोई भी प्रक्षेपक नहीं है, जो 2 ढाई हज़ार किलोमीटर की के ऊपर की ऊँचाई तक जाने में सक्षम हो। तो इसीलिए ये जो उपग्रह का जो प्रक्षेपक है, ये 2-3 हज़ार किलोमीटर तक जाएगा और वहाँ पर से दोबारा इसे प्रक्षेपित करेगा। वहाँ से दोबारा प्रक्षेपित करेगा और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि ये जो उपग्रह है, इसके जो ऊँचाई है ये बढ़ती चली जाएगी और ये फिर अपनी कक्षा तक चला जाता है। आपने चंद्रयान के लिए देखा होगा शायद कि चंद्रयान को कैसे भेजा गया है और कैसे धीरे-धीरे हम उसके कक्षा को बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? कोई भी प्रक्षेपक 2 ढाई हज़ार किलोमीटर से आगे जाने की क्षमता नहीं रखता। ठीक है? तो इसलिए इसका इस प्रणाली का हमें उपयोग करना पड़ता है कि यहाँ पर वापस से एक बार हम अलग से प्रक्षेपण करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से फिर इसे उच्च भू कक्षा तक ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी कोशिश की जाती है। तो कोई भी जो कक्षा होता है उसका निर्धारण कुछ हम इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। तो ये भू-स्थानांतरण कक्षा यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट हो गया। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे कल हम पढ़ेंगे लाग्रांज बिंदु के बारे में और उसके बाद आगे की चर्चा जो है हमारी वो जारी रहेगी। तो अभी अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न अभी आप पूछ लें, उसके बाद फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। लीडर बोर्ड चलिए मैं लीडर बोर्ड दिखा दूं आपको। ये रहा आज का लीडर बोर्ड। तो दीपक, वंदना, मनीषा, अभय, इंदु, योगेश, सुषमा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की तरफ से मुझे मिठाई जल्दी से पहुंच जाए। उसके बाद फिर अंकित, कुमार चौहान, राधा, अनुराग, दिव्या, अफसाना, बाप रे लकी बॉय लव भी किसी का नाम है, शिल्पी, माया, साक्षी, गमित, अलंक, रचना और प्रांजल। आप लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया। तो ये हो गया आज का लीडर बोर्ड। खैर, तो चलिए आप आपके कुछ अगर प्रश्न हो तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर हम आज इसको समाप्त करते हैं यहाँ पर अपनी कक्षा को। तो रवि आपने पूछा चंद्रयान और आदित्य मिशन के दौरान जीटीओ कक्षा का ही प्रयोग किया गया है, क्या मैं सही हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पर एक अलग प्रकार की कक्षा का उपयोग किया गया है। खैर हम पढ़ेंगे, मतलब आदित्य के लिए हमने लाग्रांज बिंदु जो आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, जहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, उसका उपयोग किया गया है। जीटीओ का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। हम कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग किया गया। हम लोग कल पढ़ेंगे ये सब। हिंदी के वर्ड नहीं समझ में आ रहे, हिंदी के वर्ड ही तो समझना है। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछते चलें, मैं बता दूंगा आपको। जहां पर भी अगर आपको अनुवाद की आवश्यकता पड़े तो जरूर बताएं। रशिया का लूना मून पर जल्दी कैसे पहुंचा था? देखिए, लूना एक तो बहुत शक्तिशाली उपग्रह प्रक्षेपक है। दूसरा, जो प्रणाली जिसकी उपयोग की गई है, वो प्रणाली काफ़ी अलग है। जिस प्रकार की प्रणाली का उपयोग हमने किया है, उसके हिसाब से वो प्रणाली काफ़ी अलग है। हमने कई सारी कक्षाओं का उपयोग किया और बिल्कुल जलेबी की तरह इस प्रकार से हम जाते हैं, ठीक है? हमने कुछ इस प्रकार की कक्षा का उपयोग किया
और उन्होंने कुछ इस प्रकार की कक्षा का उपयोग किया। तो इसीलिए उनकी जो कक्षा है, वो थोड़ी-सी छोटी थी और इसलिए जल्दी वो पहुँच गए और जल्दी जाकर के वहाँ पर वो दुर्घटनाग्रस्त भी होकर के आ गए। ध्रुवीय प्रकार में जो आपने बताया कि वह क्या मतलब है? द्रव प्रकार का क्या अर्थ है? ये रवि मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं, दोबारा एक बार पूछ लें? चंद्रयान को डायरेक्ट सीधा क्यों नहीं भेजा गया? बहुत मुश्किल होता है सीधा भेजना क्योंकि आपको जिस प्रकार की कक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर के आप सीधे नहीं तो उस पर क्रैश कर जाएँगे। तो वो दुर्घटना ना हो, क्रैश ना कर जाए, इसीलिए धीरे-धीरे पहले हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पर से धीरे-धीरे इस कक्षा को बढ़ाते हैं और इस कक्षा को बढ़ाकर फिर यहाँ पर से इस कक्षा को धीरे-धीरे छोटा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस कक्षा को यहाँ पर फिर छोटा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दुर्घटना होने का चांस बढ़ जाता है। मोलनिया ऑर्बिट की लोकेशन कहाँ है? मोलनिया ऑर्बिट जो है ना वो दीर्घवृत्तीय है तो उसका एक एक ऊँचाई उसका कहना कठिन है, क्योंकि उसका जो अपभू होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है और उपभू जो है वो बिल्कुल लगभग 20,000 किलोमीटर पर होता है या उससे भी कम लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर पे होता है। उत्केंद्रता सोनल आपने पूछा है, उत्केंद्रता जो है ये अ, एक प्रकार का मान है जिससे हमें समझ में आता है कि कोई भी आकृति कैसी है। यानी कि वो आकृति दीर्घवृत्तीय है, लंबी दीर्घवृत्तीय है या फिर गोलाकार है, ये हम उत्केंद्रता के आधार पर निर्धारित कर पाते हैं। तो उत्केंद्रता यदि शून्य हो, तो वो गोलाकार हो जाता है और जैसे-जैसे हम उत्केंद्रता को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे-वैसे वो लंबा दीर्घवृत्त होता चला जाता है। 2006 ग्रह के बारे में आपने क्या बताया दिलीप आप पूछ रहे हैं, तो मैंने ये कहा था कि 2006 में जो तीसरा मापदंड है, किसी ग्रह को परिभाषित करने के लिए, वह तीसरा मापदंड 2006 में जोड़ा गया था। विमोचन विमोचन मतलब प्रक्षेपण करना मतलब लॉन्च करना, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग, उसी को विमोचन कहते हैं। ध्रुवीय प्रकार तो ध्रुवीय प्रकार का मतलब हो गया जो मैंने आपको बताया कि कोई भी निम्न भू कक्षा जो होती है तो निम्न भू कक्षा हमेशा ध्रुवीय होती है यानी कि हमारी पृथ्वी का जो ध्रुव है उसके चारों ओर वो परिक्रमा करता हुआ हमें नजर आता है। कक्षा के संबंध में बताइए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊंचाई लंबाई है, ऊंचाई लंबाई वो तो बहुत तरह की चीजें हमने चर्चा की है। आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो सके तो देख लीजिए, कुछ भी दिक्कत हो तो प्रश्न क्या है वो पूछिए। इस प्रकार से ऊंचाई लंबाई लिखने से मैं कैसे कुछ बता पाऊंगा। व्हाट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन? स्पेस एक्सप्लोरेशन का अर्थ होता है जब भी हम जो अंतरिक्ष अन्वेषण जिसको कहते हैं कि आप बाहर के किसी ग्रह को या किसी तारामंडल को या किसी दूसरे खगोलीय पिंड को समझने के लिए कुछ अगर भेज रहे हैं तो उसको अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मंगलयान है हमारा, तो मंगलयान को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया। स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक तो रूस द्वारा भेजा गया एक यान था और रूस द्वारा भेजा गया जो बहुत सारे यान है जिसका नाम स्पुतनिक से जिसका विमोचन किया गया है।
एलईओ में दिल्ली वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, लॉन्गिट्यूड सेम होगा या लैटीट्यूड? लॉन्गिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड बदल जाएगा क्योंकि घूर्णन हुआ, आप सेम लैटीट्यूड पर आ गए, आप वापस आए तो सेम लैटीट्यूड पर आ गए, लेकिन लॉन्गिट्यूड आपकी बदल गई, तो लॉन्गिट्यूड बदलता है, लैटीट्यूड नहीं। सर, आपने जब उपग्रह के प्रकार बताए थे तो उस टाइम आपने बोर्ड पर लिखा था कि यह प्रकार है, तो उसमें अपने द्रव्य लिखा था, तो वह बिंदु समझ नहीं आया। ध्रुवीय लिखा था मैंने कि वो ध्रुवीय है। मैंने लिखा था कि जो निम्न भू कक्षा है वो ध्रुवीय कक्षा होती है, वो मैंने लिखा था। जीपीएस सिस्टम 30 सैटेलाइट को मिलाकर कार्य करता है, तो इसमें हर देश को अपनी सीमा के ऊपर अपने सैटेलाइट प्रक्षेपित करने होते हैं। नहीं, 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 नहीं। किसी भी देश को कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जो अ, अमेरिका की जो वायुसेना है, ये अमेरिका की वायुसेना चलाती है जीपीएस को, ठीक है? तो उन्हीं के द्वारा इस पूरी प्रणाली को उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कोई भी देश इसे अलग से अपने तरफ से इसका प्रमोशन नहीं करता। चाँद पर 1 दिन और पृथ्वी का 14 दिन होता है, क्या है क्यों? चंद्रयान 3 जो 14 दिन तक ऑफ हो जाता है। देखिए, तो होता क्या है ना कि अ, आपको ये पता होगा कि चंद्रमा का जो एक परिक्रमा है पृथ्वी की चारों ओर, वो 28 दिन में पूरा होता है, लगभग 28 दिनों में। उसी को आधा-आधा बाँट लिया हमने 14-14 दिनों तक। तो 14 दिनों जब हम दक्षिण ध्रुव पर होते हैं, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जब होते हैं, तो वहाँ पर 14 दिनों का दिन होता है और 14 दिनों की रात होती है। तो 14, इसीलिए 14-14 दिन तक जो ऑन ऑफ की आप बात कर रहे हैं, इसीलिए वो 14 दिन का है वो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा का 1 दिन जो है वो 14 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी वहाँ पे रहती है, फिर अगले 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी वहाँ पर नहीं रहती। जीएसएलवी को हम लोग कल पढ़ेंगे। युवराज, अपना डाउट एक बार दोबारा बता दीजिए, अगर मेरे से मिस हो गया हो तो दोबारा आप लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। मौलनिया कक्षा रूस में ज्यादा टाइम क्यों व्यतीत करता है? इसलिए क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत लंबे समय तक ऊपर है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो धीमे हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर बहुत समय तक व्यतीत करे और नीचे बहुत जल्दी से पार कर जाए जब पृथ्वी के निकट आ जाए। कक्षा के संबंध में बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऊंचाई लंबाई कैसे? तो कक्षा के संबंध में बस इतना समझ जाइए कि पृथ्वी से 180 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाते हैं, तो वहां से निम्न भू कक्षा शुरू होती है और वह 2000 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह के ऊपर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक मध्य भू कक्षा, और उसके ऊपर यानी 35,786 किलोमीटर या उसके ऊपर उच्च भू कक्षा। तो ये ऊंचाई के आधार पर इस तरह से हम लोग इनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो सभी ग्रह पृथ्वी से देखने पर अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, रंग जो है ना वो कई बार उनके वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें हैं उस
पर आधारित होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अरुण और वरुण दोनों में मैंने आपको बताया कि मीथेन है, तो मीथेन का रंग नीला होता है, तो ये दोनों ग्रह जो है वो नीले नज़र आते हैं। उसी प्रकार से मंगल ग्रह लाल नज़र आता है। लाल क्यों? क्योंकि वहाँ पर लौह के ऑक्साइड हैं, तो उसके कारण वो लाल नज़र आता है। तो रंग इस प्रकार मतलब उनके वायुमंडल में क्या है या उनकी सतह पर क्या है, इस पर आधारित होता है उनका रंग। ठीक है? तो प्रश्न तो मैंने लगभग सारे ले लिए। अगर कुछ बच गया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं हमसे जब चाहें। कल आकर के वापस भी पूछ लें। एक बार जाकर के रिवाइज़ कर लें सब कुछ और कुछ भी अगर आपको कोई भी शंका हो, कुछ भी डाउट हो, तो कल आकर के दोबारा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।